We may be likened to two scorpions in a bottle, each capable of killing the other, but only at the risk of his own life. अमेरिका का परमाणु बम बनाने वाले रॉबर्ट ओपनहाइमर ने यह बात 1953 के एक स्पीच में कही थी अपने, तब जब सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में दिन रात बम ही बना रहे थे। लेकिन डॉक्टर ओपनहाइमर बम की ताकत से ज्यादा उसके डर को समझते थे। उन्होंने अमेरिका और रूस को बोतल में बंद दो बिच्छुओं जैसा कहा। दोनों एक बोतल में बंद हैं, दोनों के पास इतना जहरीला डंक है कि दूसरे को मार सके, लेकिन अगर एक ने भी डंक मारा तो दूसरा भी पलटकर मारेगा और नतीजा होगा कि अंत में दोनों ही मारे जाएंगे। अब तक इन दोनों बिच्छुओं ने ना तो एक दूसरे को डंक मारा है, ना ही उस बोतल को खुलने दिया है, और इसकी वजह सिर्फ डर नहीं बल्कि एक समझौता था, जिसे आज तक कई नामों से आपने जाना है। कभी सॉल्ट, कभी स्टार्ट वन, कभी न्यू स्टार्ट। इन समझौतों ने अमेरिका और रूस के लिए एक लिमिट तय कर दी कि कौन कितनी न्यूक्लियर मिसाइल्स रखेगा, कितने परमाणु टेस्ट करेगा, कितने न्यूक्लियर वॉरहेड रखेगा, सब कुछ। शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की। उसके बाद हर 10 साल में नए राष्ट्रपतियों ने समझौते को बरकरार रखा। आखिरी बार इसे साल 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के तब के राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने न्यू स्टार्ट समझौते के नाम से साइन किया, या रिन्यू क्या कह लीजिए। आज 5 फरवरी 2026 को यह समझौता ऑफिशियली एक्सपायर कर गया, क्योंकि इसके लिए रिन्यूअल का जो प्रोसेस था वो पूरा नहीं हुआ। सोचिए, एक प्रिंट आउट और 2 दस्तखत के लिए वक्त नहीं निकाला गया, और नतीजे में अमेरिका और रूस के बीच न्यूक्लियर हथियारों पर कोई लीगल लिमिट अब नहीं बची है। ये ट्रीटी तब खत्म हुई है जब चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी इस रेस में बहुत आगे निकल रहे हैं। यानी वो बोतल जिसमें अब तक 2 ही बिच्छू थे, अब उसका ढक्कन भी खुल चुका है और उसमें और बिच्छू भी आने लगे हैं। न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्यों इतनी जरूरी है, इस समझौते के खत्म होने से दुनिया पर क्या असर होगा, और क्या इसका खत्म होना दुनिया में एक नई न्यूक्लियर रेस शुरू करेगा, यही सब जानेंगे राजदूत के आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सोवियत संघ के टूटने के बाद अमेरिका और दुनिया के बड़े हिस्सों में परमाणु युद्ध का डर धीरे धीरे लोगों के दिमाग से उतरता गया। पहले तो एक ज़माना था जब स्कूलों में बच्चे डेस्क के नीचे छिपने की प्रैक्टिस करते थे, ड्रिल्स होती थीं ताकि अगर परमाणु हमला हो तो बच सकें, बंकर्स बनते थे, न्यूक्लियर बंकर्स, परमाणु हमलों पर फिल्में बनती थी। लेकिन कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो लोगों को लगा कि ये दौर अब ख़त्म हो गया। लेकिन दौर ही तो खत्म हुआ था, बम तो कहीं नहीं गए थे। उनके नंबर्स कुछ कम हुए, लेकिन उन्हें स्टैंड बाय के बजाय गोदामों में रखा गया। कारण एक ही है कि अमेरिका और रूस ने एक ट्रीटी की, स्टार्ट नाम से। पहले उसी ट्रीटी की बात करते हैं। स्टार्ट का मतलब था स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। साल 2010 में इसे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने साइन किया था। 2011 से समझौता लागू हुआ और इसका टेन्योर 10 साल का था। कोई बिल्कुल नया समझौता नहीं था, बल्कि पहले हुए समझौता का ही एक एक्सटेंशन था, है ना, मियाद उसकी बढ़ गई। पहला स्टार्ट वन समझौता था 1991 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ, जिसका मकसद दोनों देशों के परमाणु हथियारों की जो संख्या है उसे कम करना था, जो 2009 तक चला। इसके बाद स्टार्ट टू हुआ, जिस पर 1993 में साइन हुए थे, लेकिन वो कभी लागू नहीं हो पाई पॉलिसी या जो समझौता था 2 मुल्कों के बीच। रूस ने 2002 में उससे ऑफिशियल तौर पर बाहर निकलने का ऐलान भी कर दिया था। इसके बाद 2003 से 2011 तक एक और समझौता हुआ जिसे सॉल्ट कहा गया। इसे अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साल 2002 में साइन किया। इस समझौते में हथियार कम करने की बात तो थी, लेकिन एक दूसरे के हथियारों की निगरानी करना, उसका जो सिस्टम था वो बड़ा कमजोर बनाया गया था, और इस वजह से 2011 में न्यू स्टार्ट लाया गया। न्यू स्टार्ट के तहत यह तय हुआ कि दोनों देश 1550 यानी 1550 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड डिप्लॉय नहीं करेंगे। इसके अलावा 700 से ज्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और बॉम्बर्स नहीं रखेंगे, और 800 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हो रही है, आईसीबीएम्स, बहुत लंबी दूर तक जाने वाली मिसाइलें, उनको डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। खास बात यह थी कि इस न्यू स्टार्ट के तहत दोनों मुल्क एक दूसरे के जो परमाणु ठिकाने हैं वहां पे 18 बार तक जा सकते थे एक साल में, ताकि वेरीफाई कर सकें जो सामने वाला क्लेम कर रहा है। अब यहां एक बात समझने वाली है, परमाणु हथियार किसी ग्रेनेड की तरह नहीं होते कि उठा के फेंक दिया।
स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं, टैक्टिकल न्यूक्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक वेपन्स ही हैं। अक्सर एक न्यूक्लियर डिवाइस के जो अलग अलग हिस्से होते हैं वो कुछ अलग अलग, कुछ सेपरेशन के साथ स्टोर किया जाता है अलग अलग हाई सिक्योरिटी साइट्स पर। यही मिसाइल्स के साथ भी होता है। जब ज़रूरत पड़ती है तब एक्टिवेट किया जाता है सिस्टम, अलग अलग पुर्जों को जोड़ा जाता है, वॉरहेड तैयार होता है, मिसाइल तैयार होती है और फिर इनको मिलाते हैं, वॉरहेड को मिसाइल पर लगाते हैं और इस प्रोसेस के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए। तो परमाणु शक्ति संपन्न देश जो होते हैं दो तरह से न्यूक्लियर हथियार रखते हैं। एक तो वेयरहाउसिंग करते हैं उनकी, जहां आपका जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो इकट्ठा होगा, एक तरह मान लीजिए गोदाम उसका। ये जो आप सुनते हैं बार बार कि फलाने देश के पास इतने हजार न्यूक्लियर डिवाइस हैं, चाइना के पास इतने 100 हैं, पाकिस्तान के पास उतने 100 है ना, हिंदुस्तान के पास इतने 100, उनका एक बड़ा नंबर वेयर हाउस में मौजूद उनके स्टॉक पाइल का ही साइज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो देश एक झटके में 5000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स या 5000 न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स चला भी देगा। इसके लिए मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो न्यूक्लियर वेपन चलाने के लिए वो इस्तेमाल करता है डिप्लॉयड वेपन्स, माने वो डिवाइसेस और हथियार जिन्हें हमले के लिए तैयार रखा गया है और इनकी संख्या सीमित होती है, स्पेशली ये स्टार्ट ट्रीटीज से, और ये भी तुरंत फायर नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि शॉर्ट नोटिस पर इन्हें चलाया जा सकता है। अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्स होते हैं, कोई भी देश अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन पर रखेगा, जैसे हिंदुस्तान में अरिहंत, अरिघात, अरिदमन वगैरह हैं, अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट के पास रखेगा या फिर मिसाइल साइलोज में रखेगा। स्टार्ट ने इन्हीं डिप्लॉयड वेपन्स के लिए लिमिट तय करके रखी है कि कम हथियार डिप्लॉयड होंगे, कम हथियार एट द रेडी रखे जाएंगे, तो रिस्क भी नीचे आएगा कि कोई गलती से चला दे। इसलिए न्यूक्लियर हथियार खत्म न कर पाने के बावजूद स्टार्ट को एक अच्छा समझौता माना गया था। लेकिन 2020 में कोरोना आ गया, उसके चलते इंस्पेक्शंस हो नहीं पाए। इसके बाद फिर ये शुरू ही नहीं हुआ। क्यों? 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। लड़ाई के चलते अमेरिका और रूस के रिश्ते बिगड़े तो बिगड़े, बिल्कुल ही बिगड़ गए। 2023 में खुद राष्ट्रपति पुतिन ने न्यू स्टार्ट से रूस के पार्टिसिपेशन को रोक दिया, ये कहते हुए कि अमेरिका यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। रूस ने जांच और डेटा शेयरिंग को बंद किया, लेकिन टेक्निकली वो अब भी समझौते का हिस्सा बना रहा। तो अब जब समझौता रिन्यू नहीं हो रहा है तो काम कैसा चल रहा है? दोनों देश अपने अपने यहाँ की खुफिया एजेंसियों पर निर्भर हैं, पहले फ़ोन उठा के बात कर लेते थे। 5 फरवरी 2026 को यह समझौता ऑफिशियली एक्सपायर कर गया। दोनों देश इस ट्रीटी को लेकर बातचीत में दिलचस्पी तो जता ही चुके हैं। 2025 में राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो रूस और चीन के साथ परमाणु हथियार कम करने के पक्ष में हैं। एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया ट्रंप ने, चीन भी होगा। अक्टूबर 2025 में रूस की ओर से समझौता बढ़ाने के प्रस्ताव को ट्रंप ने गुड आइडिया भी कहा था। लेकिन जनवरी 2026 में द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो इससे भी बेहतर समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप के शब्द थे, इफ इट एक्सपायर्स, विल जस्ट डू अ बेटर एग्रीमेंट। है ना, होता है खत्म तो होने दो, एक बढ़िया एग्रीमेंट कर लेंगे। ऐसा क्यों कहा ट्रंप ने? सीन ये है कि ट्रंप को इस समझौते में रूस के साथ अब चीन भी चाहिए, इसलिए ट्रंप चीन के ना होने पर इस ट्रीटी से एग्जिट लेने के लिए भी तैयार हैं। चीन क्यों? क्योंकि चीन के पास पहले से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, वो लगातार बना रहे हैं। इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जब 2013 में शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हो गए, तब चीन के पास सिर्फ 240 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे। उस समय अमेरिका और रूस न्यू स्टार्ट के तहत 1550 तक लॉन्ग रेंज हथियार रख सकते थे। मतलब तब अगर चीन और अमेरिका में लड़ाई होती तो अमेरिका आसानी से जीत जाता। लेकिन अब हालात बदले हैं, चीन के पास अब करीब 600 वॉरहेड्स हैं। 2030 तक ये 1000 या इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। चीन जो लगातार परमाणु हथियार बना रहा है, वॉरहेड्स और मिसाइल्स, अभी भी कहता है कि वो न्यूक्लियर मामलों में तो बहुत संयम बरत रहा है। वो उंगली उठाता है अमेरिका और रूस, जिनके पास स्टोरेज में मिलाकर 5000 से ज़्यादा वॉरहेड्स हैं। चीन की जो ऑफिशियल पॉलिसी है उसका कम से कम दावा है कि वो कभी किसी न्यूक्लियर आर्म रेस में शरीक नहीं होगा, लेकिन वो इस रेस में है। हकीकत ये है कि चीन ने अब हवा, ज़मीन और समुद्र में जो उनका न्यूक्लियर ट्रायड है, उसमें अमेरिका पर भी हमला करने की पूरी कैपेबिलिटी बना ली है। ये बिल्कुल नेक्स्ट टू नन है। अमेरिका के अलावा सिर्फ चीन एक ऐसा देश है जो उतने बड़े डिस्टेंसेस पे किसी को निशाना बना सकता है। उनका न्यूक्लियर ट्रायड बहुत पुख्ता माना जाता है। 2025 में जब चीन में मिलिट्री परेड हुई, बहुत बड़ी, जिनपिंग करवा ही रहे हैं, तब इन हथियारों को डिस्प्ले भी किया गया। इनमें से एक मिसाइल इतनी बड़ी थी कि उसको 3 हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करना पड़ा। पेंटागन ने 2024 में एक रिपोर्ट बनाई थी जो कहती है कि नए सैटेलाइट्स और रडार से चीन को हमला 3 से 4 मिनट में भी पता
चल सकता है। अगर चाइना को अटैक किया जा रहा है तो दे कैन रिस्पॉन्ड, और उस टाइम के अंदर कर सकते हैं। और तो और सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल जो जल्दी लॉन्च होती हैं, अब वो मिसाइल साइलो में चाइना ने डिप्लॉय कर दी हैं। 2024 में ही चीन ने आईसीबीएम को, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है, बहुत लंबी दूरी की मिसाइलें, 11,000 किलोमीटर दूर पैसिफिक में हिट करके दिखाया था। यानी चीन अपना आर्सेनल लगातार बढ़ा रहा है, अपने डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को बेहतर कर रहा है। उनके पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स उस तरह के नहीं है, लेकिन बढ़िया मिसाइल्स हैं। लेकिन न्यू स्टार्ट की वजह से अमेरिका अपने परमाणु हथियार बढ़ा नहीं पा रहा है। शायद इसी वजह से अमेरिका को ट्रीटी खत्म होने का ज्यादा अफसोस है नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है। रूस चाहता है कि ये ट्रीटी जो खत्म हुई सबको चिंतित करे, लेकिन ट्रम्प कह चुके हैं कि एक्सपायर हो तो हो। ऐसे में अमेरिकी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट अब चिंता में हैं कि अगर चीन और रूस साथ मिलकर जंग करेंगे तो क्या होगा। अमेरिका की नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी कहती है कि दुश्मन एक साथ कई जगहों पर हमला कर सकता है और ये एक एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है। दूसरी तरफ चीन और रूस अब ज़्यादा करीब हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। अमेरिका अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस रूस को ध्यान में रखकर बनाता था, तब चीन को छोटा ही खतरा माना जाता था, लेकिन अब चीन में ऐसा बिल्डअप आपको नजर आता है कि उसने अमेरिका के परसेप्शन को बहुत चेंज किया है कि असली दुश्मन है कौन। तो ये हम आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि कैसे चीन एक तीसरे किरदार के रूप में दाखिल हुआ है। फिलहाल तो यही जानकारी है कि अमेरिका और रूस का जो समझौता था वो एक्सपायर कर गया है। दुनिया भर के लीडर्स इस ट्रीटी के ख़त्म होने से चिंता में हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और रूस से जल्द एक न्यूक्लियर कंट्रोल ट्रीटी करने की अपील की है। गुटेरेस के मुताबिक ये वक्त दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक है, गंभीर है। उन्होंने कहा, पिछले 50 साल से ज़्यादा वक्त में ऐसा पहली बार हो रहा है कि दुनिया में कोई भी बाइंडिंग लिमिट नहीं बची उन दो देशों के परमाणु हथियारों पर जिनके पास दुनिया के 90% से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। वहीं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने 4 फरवरी को कहा कि ट्रंप बाद में इस पर फैसला लेंगे। रूबियो का कहना है कि प्रेसिडेंट ने पहले भी साफ कहा है कि चीन के बहुत तेज़ी से बढ़ते और बड़े होते स्टॉकपाइल की वजह से बिना चीन के कोई अच्छा एग्रीमेंट हो नहीं सकता। ये यूएस का बड़ा पुराना गेम है कि जब उनको सूट नहीं करता है ना, तो वो खेल के नियम ही चेंज कर देते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वैसे इस ट्रीटी के खत्म होने पर चिंता जताई है। एक दस्तखत इनका भी था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि इस ट्रीटी का एक्सपायर होना सालों की डिप्लोमेसी को खत्म कर देगा, साथ ही एक ऐसी न्यूक्लियर रेस भी छेड़ेगा जिससे दुनिया सुरक्षित नहीं बच पाएगी। वहीं रूस की ओर से प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि आज दिन खत्म होगा और ये ट्रीटी पूरी तरह बेअसर हो जाएगी। रूस ने पहले ऑफर दिया था कि दोनों देश एक साल वॉलंटरी तरीके से ट्रीटी के लिमिट्स को फॉलो करें ताकि नया समझौता करने के लिए वक्त मिल जाए, लेकिन बकौल पेस्कोव ट्रंप ने कभी इस पर औपचारिक जवाब ही नहीं दिया। पेस्कोव ने कहा कि यह समझौता खत्म हो रहा है, हम इसे नेगेटिवली देखते हैं और अफसोस जता रहे हैं। कल ही यानी 4 फरवरी को पुतिन और शी जिनपिंग की बातचीत में मुद्दा उठा था। अब आगे क्या होगा ये घटनाओं पर निर्भर करेगा, लेकिन रूस हमेशा की तरह जिम्मेदारी से काम करेगा, न्यूक्लियर बैलेंस का ध्यान रखेगा, ये दिमित्री पेस्कोव ने कहा। अब तीसरे किरदार पे फिर से लौटते हैं। चीन की तरफ से भी अफसोस आया है। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन लिन जियान ने कहा है कि चीन न्यू स्टार्ट के खत्म होने पर अफसोस जताता है, क्योंकि ये ट्रीटी दुनिया के न्यूक्लियर बैलेंस को बना कर रखने के लिए बड़ी ज़रूरी थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को चिंता है कि इससे न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम और ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर पर नेगेटिव असर पड़ेगा। ट्रंप का कहना है कि वो बेहतर डील चाहते हैं जिसमें चीन को शामिल किया जाए, लेकिन चीन इससे मना कर रहा है। चीन का लॉजिक ये है कि उसके पास ऑलरेडी 600 हैं, जबकि रूस और अमेरिका के पास 4000 से ज़्यादा। चीन का कहना है कि वो अभी इतने कम पर हैं कि तीनों को मिलाकर बात करने की ज़रूरत ही नहीं। वैसे भी तीनों देश यानी अमेरिका, रूस और चीन इस समय अपने परमाणु हथियारों को और ज़्यादा एडवांस कर रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहे हैं। वो भी ऐसी मिसाइल्स हैं जो 4000 मील प्रति घंटे से भी ज़्यादा की स्पीड से उड़ेंगी। ये मिसाइल रास्ते में दिशा भी बदल पाएंगी, यानी एक रेस तो पहले से चल रही है डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की दुनिया में। लेकिन एक बात साफ है कि पिछले 40 सालों से परमाणु हथियार कम करने का जो प्रोसेस चल रहा है था, कहना चाहिए अब वो उल्टी गंगा वहां बहने लगी। चीन पहले ही अपने परमाणु आर्सेनल को बड़ा कर रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका जवाब में अपने हथियार बढ़ाता है तो रूस भी पीछे नहीं होगा। इनमें से कोई भी ये सोचने को तैयार नहीं है कि किसी को 4000 कम लग रहे हैं, किसी को 600 कम लग रहे हैं या ज़्यादा लग रहे हैं। सोचने वाली बात यह है
कि न्यूक्स इस तरह के हथियार हैं कि अगर आपके पास एक एक भी है या तीन तीन भी है ट्रायड के हिसाब से या 30-30 भी हैं, तभी भी आप उतने ही विध्वंसकारी हो अपने लिए और सामने वाले के लिए। आप पूरी दुनिया का नुकसान उसमें करने वाले हो। ये इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भी कहा था कि व्हेन लेस इज एनफ व्हाई बिल्ड मोर। तो मुझे ये हमारी समझ से बाहर है कि अगर किसी के पास 600 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं तो उनको 601 या 650 पे ऐसा क्या मिल जाएगा जो पहले उनके पास नहीं है। खैर, अगर न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू होती है तो एशिया पर भी असर पड़ेगा, हिंदुस्तान पर भी प्रेशर पड़ सकता है कि अगर कोई और बिल्ड कर रहा है तो आप भी बिल्ड कीजिए, और फिर ये चेन लंबी होती जाएगी, पाकिस्तान को भी कारण मिलेगा। ऐसे में एक और डर है, ट्रंप कहीं अपने ही दोस्त देशों का साथ न छोड़ दें, जैसे वो नेटो को धमकी देते आए हैं। और इसी चिंता के कारण बाकी देश भी सोचने लगे हैं कि जब ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है और सॉवरेनिटी की गारंटी सिर्फ न्यूक्लियर वेपन से, आप पूछ लीजिए यूक्रेन से और पूछ लीजिए ईरान से, तो क्या हमें खुद परमाणु हथियार बना लेने चाहिए? यूरोप में बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। फिर नॉर्थ कोरिया एक अलग ही कैटेगरी है, वैसे भी मिसाइल पर मिसाइल टेस्ट कर रहा है। जो परमाणु धमकियां पहले कभी बोली नहीं जाती थी वो अब वो खुलेआम दे रहा है। यानी रेस चल रही है, बस उसमें नए प्लेयर्स जुड़ते जा रहे हैं। सोचना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, व्लादिमीर पुतिन को, कि इस स्थिति को कैसे कंटेन किया जा सकता है। हम कोल्ड वॉर के दौर में लौट रहे हैं। इसी नोट पर रिया का लिखा और इरशाद का रिकॉर्ड किया यह राजदूत कंक्लूड होता है। आप खबरगाहों को देखते रहिए।